गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। हमने हमारे पेपर 2 आईआर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेक्चर में देखा था। किसी कारणवश वो जो लेक्चर है वो अधूरा रह गया था, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक यूएनओ की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है। इसमें 5 सदस्यों को वीटो पावर दी गई है। ये 5 सदस्य हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। इन 5 को वीटो पावर दी गई है। तो इस बात पर हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि क्या ये 5 देश जो विकासशील देश हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, या सिर्फ जो वेस्टर्न कंट्री है उनके हितों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशन में सुधार किस तरह किया जाना चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार के पॉइंट होने चाहिए। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि 5 साल तक 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। और इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। मतलब जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है हर 2 साल के बाद होता है। मतलब अगर जो अस्थायी सदस्य जैसे कि भारत है, भारत को इसकी सदस्यता दी गई है 10 देशों में, तो अब भारत है वो 2 वर्ष तक इसका अस्थायी सदस्य रहेगा। बाद में इसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। 2 साल की अवधि तक अस्थायी रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। मतलब इसमें जब पोस्ट खाली होती है तो उसके तुरंत बाद ही चुनाव नहीं हो जाता है, समय लिया जाता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। इसमें किसी एक देश का ही दबदबा नहीं होता। इसमें जितने भी जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 तो फिक्स हैं, 5 को तो कोई हटा ही नहीं सकता, लेकिन जो 10 सदस्य हैं इसमें बारी बारी से इस तरह का मौका दिया जाता है कि सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो सके, किसी एक ही देश का दबदबा ना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। स्थायी और अस्थायी सदस्यों में मेन अंतर ये है कि इनको वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला जो है मतदान के जरिए होता है। जो यूनाइटेड नेशन में जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें वोटिंग करवाई जाती है, और वोटिंग किसी पक्ष में किसी के लिए ज़्यादा होती है, वही पक्ष जीतता है। हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस तरह वह किसी मसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। यदि मान लीजिए कि इस तरह समझते हैं इस सिस्टम को कि यूनाइटेड नेशन के ये 5 स्थायी सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी बिठा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 10 अस्थायी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 अस्थायी हैं जिनका हर 2 साल के बाद चुनाव होता है, और ये है फिक्स। अब मान लीजिए कि कोई आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना है वो पाकिस्तान का समर्थक है। अब भारत है वो जो पाकिस्तान है इसको आतंकवादी एक तरह से घोषित करना चाहता है, आतंकवाद के पक्ष में। इसमें जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उसके लिए जिम्मेदार जो है पाकिस्तान को मानता है। लेकिन यहाँ पे ये बैठा है चाइना। ये चाइना क्या करेगा, अब यहाँ से इन 10 लोगों ने क्या किया, इसके पक्ष में वोट किया कि हाँ भाई भारत सही कह रहा है, भारत के पक्ष में वोट किया। अब बाकी के इन 4 सदस्यों ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे इसे भारत के पक्ष में वोट कर दिया। लेकिन इसमें ये जो एक चाइना है, ये जो बदमाश है यहाँ पे चाइना, ये क्या करेगा, भारत के अगेंस्ट वोटिंग कर देगा, नेगेटिव में वोटिंग कर देगा। तो ये क्या है, इस फैसले को रोक सकता है। तो इस तरह से हमेशा क्या है, ये जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है हमेशा ही लटका के रखता है यूनाइटेड नेशन में चाइना, क्योंकि इसकी एक वीटो पावर की इसके पास महाशक्ति है और ये इसका खुलकर दुरुपयोग करता है।
अब निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है। हमेशा इस बात पर सवाल रहता है कि भाई कोई बात होती है, कोई अच्छी बात होती है, तो इसमें से कोई भी सदस्य यदि किसी देश के हित में होता है तो उस पर वीटो कर देता, तो कोई फैसला लिया ही नहीं जाता। तो हमेशा इस बात पर ही सवाल होता है कि भाई ये जो निषेधाधिकार वीटो है इसको हटाया जाए। लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी हो। स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि उनके पास से पावर जाए, वो हमेशा चाहते कि उनके हाथ में ऐसी ताकत हो जिनसे वो इसको कंट्रोल कर सके। शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया, लेकिन संभव है कि विश्व अभी भी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। भले ही शीत युद्ध खत्म हो गया, लेकिन फिर भी विश्व में कभी ना कभी छुटपुट युद्ध होते रहते हैं। इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इस ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और इसके जुड़ाव और समर्थन के अभाव में यह संगठन अप्रभावी हो जाए। मतलब कभी कभी क्या लगता है कि शायद ये अप्रासंगिक हो गया है यूनाइटेड नेशन, लेकिन जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो कहते हैं कि भाई अभी भी विश्व में छोटे मोटे युद्ध चल रहे हैं, तो वीटो पावर न हुई तो हो सकता है कि कोई देश अपने समर्थन में देशों को राजी कर ले, और यदि किसी के पास वीटो पावर नहीं हुई तो कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता भविष्य में जो कि विश्व के लिए अच्छा ना हो, पॉजिटिव ना हो। तो इस तरह वो क्या कहते हैं, वीटो पावर के पॉजिटिव प्रेफरेंस को हमेशा आगे रखते हैं। अब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार का ये विचार क्या है, न्यायाधिकार का इसका कार्य क्या है, कैसे ये न्याय का कार्य करता है। तो हमें हेडिंग डाल लेनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता का सवाल है ये एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ और भी मसले हैं। कौन से मसले हैं? जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के लिए प्रमुख रूप से इसकी जो सालगिरह है वो सितंबर 2005 में मनाई गई है, और इसके लिए सभी सदस्य देश वो इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। जो भी स्थितियां हैं वो इस बैठक में समीक्षा की गई कि भाई ये स्थितियां चल रही है विश्व में। इस बैठक में शामिल देश के जो नेता हैं उन्होंने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कहा कि इस तरह के हमें कदम उठाने चाहिए। जितने भी हमारे सामने नए समय की नई जो चुनौतियां आ रही उनका सामना हमें नए तरीके से मिलकर करना चाहिए। और उन्होंने क्या बताया कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए जो कि विश्व में शांति की स्थापना कर सके। जैसे कि आज अगर हम देखें तो विश्व है वो आज भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे युद्धों में उलझा हुआ, जैसे कि रूस है, यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल फिलिस्तीनी, तो छुटपुट युद्ध तो होते रहते हैं। तो इस तरह की यूनाइटेड नेशन में कोई एक ऐसी ब्रांच बनाई जाए जो कि शांति की स्थापना कर सके। शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए। तो इसके लिए एक सुझाव ये हो सकता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में बदलाव होने चाहिए, और होने चाहिए तो इनमें कौन से बदलाव होने चाहिए, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो हमारा पहला जो इसका आंसर का पहला पॉइंट होगा, इसका पहला पॉइंट ये होगा कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति हो। मतलब मान लीजिए कि कोई देश है वो किसी दुश्मन देश से, शत्रु देश से अपने देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाए, तो पूरे विश्व को एकजुट होकर उस देश के नागरिकों की मानवाधिकार के नाते उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरह की एक स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरी बात की गई है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए जो कि 2006 में स्थापित की गई, 19 जून से ये सक्रिय है। तीसरी नेक्स्ट जो चौथी बात कही गई है कि मिलेनियम सहस्राब्दी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स सेट किए गए हैं उनको प्राप्त करने पर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हर रीति रूप के आतंकवाद की निंदा करनी। आतंकवाद से कैसा ही हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो,
उसका हमेशा ही कठोरता से विरोध करना चाहिए और एक लोकतंत्र कोष का गठन करना चाहिए। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके लिए एक डेमोक्रेटिक कोष बनाया जाए, जो डेमोक्रेसी वाले जो जितने भी कंट्री हैं उनको फंड दिया जाए जब आवश्यकता पड़े तो। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यायशीता का परिषद, इसमें रखना चाहिए। न्यायशीता का सिद्धांत क्या है कि भाई सभी को जितना है अपनी जरूरत के हिसाब से रखे और बाकी का ट्रस्ट के नाम कर देना चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए। अब देखते हैं कि वीटो पावर का इस्तेमाल है ये किस तरह से होता है। ये देखिए अमेरिका के पास जो है इस्तेमाल करने का अभी तक कितनी बार 2018 का यहाँ पर डाटा दिया गया है, तो 2018 तक इन देशों ने अपनी वीटो पावर का कितनी बार यूज किया। देखिए ये है चाइना। चाइना जो है ये बड़ा बदमाश है, चाइना ने 11 बार किया है, फ्रांस ने 18 बार, यूनाइटेड किंगडम ने किया 32 बार, यूएसए ने किया है 84 टाइम, और जो रूस है सोवियत संघ इसने सबसे ज़्यादा किया 135 बार। देखिए किस तरह से ये अपने वीटो पावर का यूज करते हैं। हो सकता है कि ये हमेशा ही नेगेटिव ना हो, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं जो हमारे लिए भी अच्छे होते हैं। तो वीटो पावर अगर हम बात करें जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रूस भी हमारा मित्र है और अमेरिका भी एक तरह से हमें मित्र के रूप में देख रहा है, क्योंकि आज हम एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं दक्षिण एशिया के अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते कि 2 वीटो पावर तो हो सकते हैं कि हमारे रेफरेंस में हो। अब ये तो हमने देखा कि वीटो पावर का कितनी बार यूज किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि ये समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उतने ही ज़्यादा पेचदार है। ये जो मुद्दे बताए गए हैं ऊपर कि भाई क्या क्या इसमें सुधार करने चाहिए इसके न्याय कोष में। तो शांति स्थापक संस्थान क्यों करना चाहिए स्थापित। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, भाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए तो शांति की स्थापना की जाएगी। ये आयोग किस में दखल किस में दे। झगड़े तो बहुत से चल रहे हैं, हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए सही है या संभव होगा। मतलब क्या ये हर टांग अड़ाएगा तो क्या ये इसके लिए भी या उचित है या संभव भी है, क्या कर भी पाएगा। ठीक इस तरह ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि यूनाइटेड नेशन में एक शांति की स्थापना करने वाला एक संस्थान बना दिया, लेकिन क्या सिर्फ यूनाइटेड नेशन ही इसके लिए काम करेगा। विश्व बिरादरी भी तो है, वो भी तो कुछ काम करे शांति स्थापना के लिए। एक संस्थान बनाने से क्या शांति की स्थापना हो जाएगी। अपने अपने स्तर पर सभी देशों को विश्व में प्रयास करना चाहिए। अब मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये भी बात नहीं डिसाइड हो पा रही है कि मानवाधिकार का असली मतलब क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो मानवाधिकार के अंतर्गत आएंगी और किन बातों का उल्लंघन होने पर उस चीज को मानवाधिकार का उल्लंघन करने की बात के अंतर्गत रखा जाएगा। अब मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई की गई तो इस कार्रवाई को करेगा कौन। ये भी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा है, मतलब विश्व में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो कि पूरी तरह विकसित नहीं है, जो विकास के रास्ते पर चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं और ये विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधित महत्वाकांक्षाओं के जो लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, इसमें इनको एक तरह से मानक बनाना कहाँ तक उचित है। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। क्या कोई भाई आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा है कि हम डिसाइड कर दे कि ये जो बात लिखी गई है इसमें जो बातें लिखी गई है आतंकवाद के अंतर्गत आएंगी। क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है। इसकी कोई बात फिक्स नहीं है कि ये जितनी भी एक्टिविटी है ये आतंकवाद के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। अब जो लोकतंत्र कोष बनाया गया है लोकतंत्र की स्थापना के लिए कि लोगों के लिए लोगों द्वारा जो डेमोक्रेसी होती है उसके लिए एक फंड बनाया जाए। तो ये फंड है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से लोकतंत्र पैदा करने में हेल्प करेगा। क्या इससे फंड की हेल्प से वो किन्हीं देशों में डेमोक्रेसी स्थापित कर पाएगा या भी नहीं। ऐसे भी बहुत से सवाल अक्सर इसके बारे में उठते रहते हैं। तो सवालों की तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बता दें कि एक झड़ी उठती रहती है हमेशा के लिए, किसी न किसी बात पर इसमें
हमेशा सवाल उठता है कि इसकी जो बॉडी है उसमें सुधार किया जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार किया जाए, इसकी जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार किया जाए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत का नजरिया क्या है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन और भारत, इनका नजरिया किस तरह का, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया। मतलब भारत भी चाहता है कि भाई समर्थन हो, भारत चाहता है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत के बारे में एक प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ समय के साथ अप्रासंगिक हो गया है, इरिलेवेंट। तो आप इसमें सुधार के क्या उपाय सुझाएंगे, ये हमारा आज का प्रश्न है, इसका हमें आंसर लिखना है। तथा भारत का इस पर क्या नजरिया है। ये प्रश्न है, इसका आंसर हमें इसी में मिल जाएगा, हम पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि भारत जो है वो भी इसमें सुधार की बात कहता है। ये हमने देखा कि न्याय के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए। न्याय के लिए शांति आयोग बना देना चाहिए, डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और मिलेनियम गोल सेट कर लेने चाहिए, और जो भी आतंकवाद है किसी भी रूप में उसकी निंदा करनी चाहिए। लोकतंत्र आयोग जो भी है कोष है उसके लिए गठन करना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाना चाहिए कि मतलब सभी का भला हो। तो अब यूनाइटेड नेशन को भारत किस तरह से देखता है वो देखेंगे। भारत ने इसका समर्थन किया है कि इसमें सुधार होने चाहिए, क्योंकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं, चुनौतियां, वो भी बदली है। तो इस तरह से उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाए। भारत कहता है कि ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। यदि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ अपनी प्रासंगिकता नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं ये इसकी इरिलेवेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसे अपने आप को वजूद बनाए रखने के लिए जितनी भी मौजूदा चुनौतियां आ रही है उनका डटकर हमें सामना करना चाहिए। तो भारत हमेशा क्या चाहता है कि ये यूनाइटेड नेशन है, ये विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाए और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे। भारत मानता है, क्या कहता है भारत, ये हम बाद में देखेंगे एक बार मानचित्र वाला। भारत कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी शर्त है। अब भारत क्या कहता है कि देखो भाई, शांति तो आ जाएगी, शांति आएगी कब, कैसे, जब विकास होगा। तो मतलब भारत ने पहली कड़ी बता दी कि विकास करो आप। विभिन्न जो विकासशील देश हैं, विकसित तो हैं, उन्होंने अपना विकास कर लिया है। जितने भी विकासशील देश है पहले उसमें विकास कीजिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जैसे कि उनको बेहतर शिक्षा कीजिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जितने भी अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, एशियाई कंट्रीज जो कि गरीब हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके मानव जो क्या बोलते हैं उसको, विकास है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो एक तरह से कैपिटल का सृजन होगा, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जब ये चीज़ें आ जाएंगी, विकास आ जाएगा, तो अपने आप ही शांति और सुरक्षा बन जाएगी। क्योंकि जब विकास नहीं होता है तभी उसी के अभाव में हमेशा अशांति आती है। तो भारत हमेशा विकास का समर्थक रहा है और विकास के रास्ते से ही हमेशा शांति आ सकती है।
नेक्स्ट है कि भारत की एक बड़ी चिंता ये है कि सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव होना चाहिए। भारत की चिंताएं हमने देखी कि पहली चिंता है विकास को लेकर कि शांति किस तरह से आएगी, विकास के द्वारा। दूसरी है कि इसकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी बॉडी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए संरचना में। और क्या परिवर्तन चाहता है भारत? भारत चाहता है कि भारत ये कहता है कि सुरक्षा परिषद की संख्या है स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें तो सदस्य हैं वो के वही हैं, लेकिन जो उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा है, जितने भी उसके कैंडिडेट सदस्य हैं, सदस्य देश, उसमें सदस्य लगातार बढ़ रहे हैं। तो भाई इसमें भी बढ़ाओ ना, आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं मौका दे रहे? 5 देशों को आपने क्यों पावर दे रखी है? भारत कह रहा है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत कहता है कि केवल 5 लोगों को आपने वीटो पावर दे दी और 10 लोग आप बदल बदल कर ला रहे हो, तो इससे प्रतिनिधित्व की हानि हो रही है। भाई 5 अगर आपने स्थायी सदस्य ठीक कर रखे हैं तो इन स्थायी सदस्यों की संख्या क्यों ना बढ़ाई जाए? जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, डेमोक्रेसी अच्छी है, भारत के पास है, ये सभी गुण है, तो भाई हमें भी स्थायी सदस्य होने के एक सुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बात है ना। तो इससे क्या है, केवल 5 लोगों के इतने साल से आपने वीटो पावर रखी हुई है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बहुत सी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने अपना विकास अच्छा किया है। हमें ही देख लीजिए, भारत को ही देख लीजिए, कितनी अच्छी डेमोक्रेसी अपनी, कितनी अच्छी अर्थव्यवस्था है। तो हमें भी एक तरह का प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। तो भारत कहता है कि इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता है, हमेशा प्रतिनिधित्व मूलक जो चरित्र है उसकी हानि हुई है। भारत कहता है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रभावी होगा और सभी का प्रतिनिधित्व होगा और उससे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। केवल 5 लोगों को आपने सुपर पावर दे रखी है, तो इससे दूसरे लोगों के मन में तो एक तरह से हीन भावना आएगी। नेक्स्ट है, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या, सदस्य की जो संख्या है 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर देगी। देखिए 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या थी पहले 11 थी, बाद में 15 कर दी गई। मतलब 10 तो थे अस्थाई और 5 है स्थाई। पहले क्या थे? 11 थी और 1965 में इसकी संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन स्थाई सदस्यों की जो संख्या है वो हमेशा स्थिर रही है। पहले भी 5 थे स्थाई, आज भी 5 हैं। पहले अस्थाई थे वो 6 थे, 6 5 11, मतलब टोटल 11 थे। अब 10 बढ़ा दिए गए हैं, मतलब टोटल इसमें अस्थाई में जोड़े गए हैं +4, न कि स्थाई में। ये तो 5 के 5 पितर बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसको कोई नहीं हटा सकता है। तो भाई इनमें भी सुधार होना चाहिए। इसके बाद सुरक्षा परिषद का आकार जस का तस बना हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। 1965 के बाद देख लीजिए कितना साल निकल गया है। एक ही है, तथ्य भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर क्या है? विकासशील सदस्य देश हैं। जो आम सभा है उसमें तो ज्यादातर विकासशील देश हैं और जो सुरक्षा परिषद इसमें विकसित देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता। देखिए यूनाइटेड नेशन की आम सभा में है लगभग 193, अगर मैं गलत ना हूँ तो 193 देश हैं। तो ये 193 देश तो क्या आम सभा में बेचारे भाग लेते हैं, लेकिन जो खास सभा है जिसे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, ये फैसले लेती है। और ये फैसले हैं, ये 5 लोगों के जो फैसले होते हैं, 15 लोगों के जो फैसले होते हैं, ये फैसले इन इतने देशों को प्रभावित करते हैं। बेचारे सभी के सभी विकासशील है, सभी के सभी बेचारे गरीबी के मारे हुए हैं, मतलब विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इन 5 अमीर देशों का जो प्रभाव है इन सभी को झेलना पड़ता है। इन्होंने जो डिसाइड कर दिया वही इनके लिए राम होता है। तो कहीं ना कहीं इन सदस्य देशों की हानि ना हो, इनका भी भाई बात सुनी जानी चाहिए। तो इस तरह क्या है, इनकी सदस्य संख्या बढ़ानी चाहिए। अब भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी चाहता है। भारत चाहता है कि स्थायी और अस्थायी दोनों ही बढ़ाए जाएं। देखो भाई सीधी बात है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क ये है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की जो सफलता है विश्व बिरादरी के समर्थन पर डिपेंड करती है। सुरक्षा परिषद कितना कार्य करेगी, कितना सफल होगा, ये विश्व पर डिपेंड करती है। इस कारण सुरक्षा परिषद के गठन की
कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। हमेशा यही सवाल उठता है कि कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप उठाया जाए जो हमेशा कारगर हो। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए। भारत चाहता है कि यदि इसमें सुधार कर रहे हैं तो ज़्यादा विकासशील देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से तो जो यूनाइटेड नेशन के ये जो विकसित देश है इन्होंने सुख भोगा ही है अपने वीटो पावर का, तो अब विकासशील देशों को भी मौका देना चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत भी चाहता है कि भाई हमें भी सारी खूबियां आप क्यों नहीं दे रहे हो, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य, क्या कमी है हमारे में। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी, पहला पॉइंट तो ये कि भाई हम सबसे बड़ी आबादी है। दूसरा देश है, अब आज पहले हो गए हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भी सबसे बड़ी है भारत की, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया। भारत इसका संस्थापक देश रहा है। देखिए खूबियां कितनी हमारे पास, डेमोक्रेसी है, जनसंख्या है, ये तो मापदंड बताए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ये मापदंड बताए हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हासिल करने की ये पैरामीटर है, तो हम इस पर खरे उतर रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से तो हमें देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभा रहा है। भारत तो हमेशा ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा है कि भाई शांति से रहो, युद्ध मत करो। पहला जो विकल्प होता वो है वार्तालाप का विकल्प होता है। भारत हमेशा ही इसका समर्थक रहा है। साथ ही भारत जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार इसलिए भी है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। आर्थिक शक्ति भी अच्छी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी अच्छा खासा दिया, बजट भी बढ़ोतरी दी, और कोरोना में हमने देखा भी है कि बजट में भारत ने ही इसके कंधे पर उठा रखा था। बाकी तो सभी जो अमेरिका है इससे कन्नी काटने लग गया था। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि भारत हर तरह से इसमें योगदान दे रहा है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं, हमेशा इसमें फीस देता है कि भाई लो, तुम लो, विकास करो, करो कितना करना है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। मतलब भारत जानता है कि अगर मैं स्थायी बन गया तो कहीं ना कहीं मैं भी इस तरह से, जिस तरह से चाइना इस डोमिनेंस कर रहा है एशिया में, तो कहीं ना कहीं अगर भारत डोमिनेंस करेगा तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत हमेशा ही पॉजिटिव कदम उठाने में चलता, शांति की ओर हमेशा पक्षधर रहा है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश की अपनी बढ़ती हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। यदि किसी देश की हैसियत बढ़ रही है तो उसको उसकी विदेश नीति में फायदा मिलता है। ये चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ स्कोर कर लेते हैं, देखते हैं कितनी मिनट का हो गया। ये हम देख लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे ये जितने भी एजेंसियां हैं बची हुई है बॉक्स में, जितनी भी एजेंसियां दी गई हैं, इनमें प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते तो इन पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।